भारतीय संस्कृति, रंगों का संगम, भावों का समंदर, इतिहास की गाथा, परंपराओं की ज्वाला और धरोहर का अथाह सागर है। हमारी संस्कृति देश की सॉफ्ट पावर का सबसे मजबूत हस्ताक्षर है। योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, साहित्य, कला और संगीत जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत की अमूल्य देन ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत की इस समृद्ध संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने साप्ताहिक कार्यक्रम संस्कृति संवाद में। मैं हूं आपके साथ नमिता। भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जो जीवन का उत्सव मनाती है। संगीत, नृत्य, चित्रकला, साहित्य और संस्कृति के अनगिनत रंग भारत में पग पग पर बिखरे हुए हैं। संस्कृति सिर्फ अतीत की निशानी नहीं है, बल्कि भविष्य का आईना भी है। ये हमें हमारी जड़ों के साथ जोड़ कर रखती है। ये हमारी पहचान है। हमारा ये विशेष शो संस्कृति संवाद आपको भारत की सांस्कृतिक धरोहर से परिचित कराने का एक अनूठा प्रयास है। इसके जरिए हर हफ्ते हम आपको भारतीय संस्कृति के विभिन्न रंगों, अद्भुत कलाओं और प्रेरणादायक इतिहास के साथ रूबरू करवाते हैं। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की झलकियों के साथ। द अनस्पोकन लैंग्वेज डॉक्यूमेंट्री फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग हुई। जहां गंगा जमुना संस्कृतियों का मिलन भारत की शान कहलाता है। आदमी अगर पत्रकार बनना चाहता था तो इसलिए कि उसे लगता था कि इस एक माध्यम है। जनजहली गांव में प्रत्येक वर्ष जून के महीने में 3 दिनों के लिए जनजहली टूरिज्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। झलकियों से तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि आज हम आपके लिए क्या खास लेकर आए हैं। तो झलकियों के बाद अब बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट साप्ताहिक सुर्खियां की तरफ। इस सेगमेंट में हम आपको बताते हैं कि बीते दिनों कला, संस्कृति और साहित्य से जुड़े कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स आयोजित हुए। आइए देखते हैं साप्ताहिक सुर्खियां में। गुवाहाटी स्थित असम राज्य संग्रहालय गुवाहाटी के सभागार में द अनस्पोकन लैंग्वेज डॉक्यूमेंट्री फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग हुई। ये फिल्म का निर्माण आईजीएनसी के क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी ने किया। इसका निर्देशन ऋतुपाल बारदोलोई ने किया है। ये फिल्म असम में चित्रकला और मूर्ति कला की खोज करती है और वहाँ के सामाजिक आर्थिक आयामों को दर्शाती है। इसके साथ ही क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी द्वारा आयोजित वर्ल्ड हेरिटेज साइट द मोई डैम्स ऑफ चराइदेव द वे फॉरवर्ड विषय पर एक पैनल चर्चा का आयोजन हुआ, जिसमें विरासत स्थलों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डाला गया। इस कार्यक्रम में आईजीएनसी द्वारा निर्मित और बप्पा रे द्वारा निर्देशित डॉक्यूमेंट्री फिल्म द माइटी ब्रह्मपुत्रा की विशेष स्क्रीनिंग भी की गई। आईजीएनसी के क्षेत्रीय केंद्र गोवा ने डीएम कॉलेज और रिसर्च सेंटर और उच्च शिक्षा निदेशालय के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी का विषय था डिसाइफरिंग इंडियन फोक हेरिटेज, यानी भारतीय लोक धरोहर की व्याख्या। संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य भारत की समृद्ध लोक परंपराओं का पुनरावलोकन करना था, ताकि हम इन्हें एक स्थायी और समृद्ध भविष्य के लिए संरक्षित कर सकें। कार्यक्रम में आईजीएनसी के अधिकारियों और प्रमुख शिक्षाविदों ने इस विषय पर अपने विचार साझा किए। वडोदरा में एक मनमोहक संगीत समारोह कला संगम का आयोजन हुआ। इसमें 2 शास्त्रीय नृत्य रूपों भरतनाट्यम और ओडिसी की मंत्र मुग्ध कर देने वाली जुगलबंदी देखने को मिली।
इस अवसर पर प्रोफेसर एस रघुनंदन और डॉक्टर मानसी पांड्या ने भरतनाट्यम और ओडिसी की जुगलबंदी के माध्यम से इन कला रूपों की समानताओं और भिन्नताओं से रूबरू करवाया। असम के गुवाहाटी विश्वविद्यालय में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी उनकी जीवन शैली का अन्वेषण विषय पर व्याख्यान का आयोजन हुआ। गुवाहाटी विश्वविद्यालय के मानव विज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर द्विपेन बेजबरुआ ने इन जनजातियों की परंपराओं, जीवन शैली और चुनौतियों पर गहन दृष्टि प्रस्तुत की। इससे जनजातियों की अनूठी सांस्कृतिक धरोहर पर बहुमूल्य जानकारी मिली। तो ये थी इस हफ्ते की सुर्खियां। अब चलते हैं अगले सेगमेंट सांस्कृतिक प्रस्तुति में। संगीत भारतीय समाज का अभिन्न हिस्सा है। जीवन के हर सुख दुख को भारतीय मानस संगीत के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। और जब संगीत की बात हो तो वाद्य यंत्रों के बिना वो कैसे पूरा हो सकता है। वाद्य यंत्रों को सुनकर मन आनंद और सुख से भर जाता है। कई वाद्य अपनी अनोखी ध्वनि से सीधे दिल तक उतर जाते हैं। ऐसा ही एक वाद्य यंत्र है शहनाई। इसकी मधुर ध्वनि सच में मन को गहराई तक छू लेती है। इसमें एक अलग तरह की मिठास और पवित्रता होती है। शहनाई शुभ और मंगल ध्वनि का प्रतीक माना जाता है। ये भारतीय संगीत की अनमोल धरोहर है। सांस्कृतिक प्रस्तुति में आज हम आपको सुनवा रहे हैं प्रसिद्ध शहनाई वादक संजीव शंकर की ये मनमोहक प्रस्तुति। आइए देखते हैं। मैं जमुना जल भरन गई थी,
तो अभी आपने सुना संजीव शंकर का मंत्र मुग्ध कर देने वाला शहनाई वादन। अब हम आपको लेकर चलते हैं संस्कृति संवाद के अगले सेगमेंट सिने सर्कल में। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के समापन में अब कुछ ही दिन रह गए हैं, मगर श्रद्धालुओं में अब भी वही श्रद्धा और उत्साह देखने को मिल रहा है जो पहले दिन था। मानवता के सबसे बड़े मेले में आस्था की डुबकी लगाने श्रद्धालु उल्लास के साथ जा रहे हैं और वहां के दिव्य वातावरण का हिस्सा बन रहे हैं। कहा जाता है कि अखाड़े महाकुंभ की पहचान है। यही कारण है कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र अखाड़े ही होते हैं। पिछले एपिसोड में हमने शैव संप्रदाय पर आधारित डॉक्यूमेंट्री से आनंद अखाड़े, निरंजनी अखाड़े और अग्नि अखाड़े से जुड़े अंशों को दिखाया था। आज सिने सर्कल सेगमेंट में हम आपको दिखा रहे हैं उदासीन अखाड़े के बड़ा और नया अखाड़ा के साथ साथ निर्मल अखाड़े पर आधारित डॉक्यूमेंट्री के कुछ अंश। अखाड़ों में 7 अखाड़े शैव संप्रदाय, 3 अखाड़े वैष्णव संप्रदाय, 2 अखाड़े उदासीन और 1 अखाड़ा निर्मल अखाड़े के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। गुरु नानक देव के सुपुत्र श्री श्रीचंद्र द्वारा स्थापित उदासीन संप्रदाय भी चला, जिसके आज 2 अखाड़े कार्यरत हैं। एक श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन और दूसरा श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन। जहाँ गंगा जमुना संस्कृतियों का मिलन भारत की शान कहलाता है, इस भूमि की शान को इसका महान इतिहास प्रयागराज बनाता है। यहाँ के महाकुंभ में डुबकी लगाने जो भी कोई धन्य जीव आया है, उसने जो पाया गंगा मैया से, बस वो ही समझ पाया है। आचार्य जी ने इतनी अच्छी व्यवस्था की सनातन संस्कृति को बरकरार रखने के लिए कि 4 चेले बनाए, 4 धूणे 6 बख्शीश कर दी, 10 उपबख्शीश कर दी, फिर भगत गिरी सन्यासी को 360 शिष्यों के साथ दे दिया। इतना बिखराव किया शायद ही किसी ने किया। इस अखाड़े की पवित्र शाखाएं प्रयाग, हरि के द्वार हरिद्वार, शिव की नगरी उज्जैन, त्रयंबकेश्वर, भदैनी, कनखन, साहिबगंज, मद्रास, चेन्नई और मुल्तान व नेपाल में भी अपना स्थान बने हुए हैं। कुंभ मेला कब से शुरू हुआ इसका ठीक से किसी के पास प्रमाण नहीं है। उस समय में श्रुति परंपरा था, गुरुजी ने शिष्यों को बता दिया, इस तरह से परंपराएं चली आ रही थी। ये तो हमारे वेद व्यास जी हुए, वेद व्यास जी ने आके सारी शास्त्र का लेखन किया, 4 वेद, 18 पुराण, गीता की श्रीमद् भागवत महापुराण। उससे पहले लेखन का परंपरा नहीं था शास्त्र का। श्री उदासीन नया अखाड़ा। इस अखाड़े की स्थापना 18वीं शताब्दी में हुई। इसकी स्थापना कुछ त्यागी साधुओं ने की थी। इनका पथ प्रदर्शन करने वाले इनके माननीय श्री महंत सुधीर दास जी थे। इस अखाड़े की शोभा नया उदासीन अखाड़े से आए साधु, महंत व महामंडलेश्वर ने बढ़ाई। इनकी शाखाएं प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और त्रयंबकेश्वर में है। इसकी स्थापना श्री गुरु संघसा सच्चिदाड़ी महाराज से हुई। इसकी जो दिन का कार्य सुबह 5 बजे आरती पूजा होती है, उसके बाद 12 बजे भोजन भंडार होता है, शाम को फिर 7 बजे आरती होती है। 7 बजे तो आरती तो बाद फिर भोजन भंडारा होता है। 2 हमारे सचिव होते हैं, 2 अध्यक्ष होते हैं, तो एक कारबारी होता है, एक भंडारी होता है, एक पुजारी होता है। पुजारी का काम होता है आरती पूजा करना, सारा मंदिर की देख रेख करना। भंडारी का काम होता है उन्हें भंडार देखना। कारबारी का काम होता है उसने बाहर का कारोबार करना।
हमारे जो चार्य है श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन और पंचायती अखाड़ा नया उदासीन के एक ही चार्य है। श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा, यह अखाड़ा 18वीं शताब्दी में स्थापित हुआ। 1784 में जब हरिद्वार कुंभ मेला का पावन समय आया, उस घड़ी एक विशाल सभा के दौरान अच्छी तरह से विचार विमर्श के बाद श्री दुर्गा सिंह महाराज ने इस अखाड़े की स्थापना की नींव डाली। इनके पूजनीय इष्टदेव श्री गुरु ग्रंथ साहिब हैं। इस अखाड़े की शोभा साधु, महंत और महामंडलेश्वर बढ़ाते हैं। इसी तरह 18वीं शताब्दी में सिख साधुओं के एक नए संप्रदाय निर्मल संप्रदाय और उसके अधीन श्री पंचायती निर्मल अखाड़ा का भी उदय हुआ। इस तरह कुल मिलाकर आज 13 विभिन्न अखाड़े समाज और धर्म सेवा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। इन सभी अखाड़ों का संचालन लोकतांत्रिक तरीके से कुंभ महापर्व के अवसरों पर चुनावों के माध्यम से चुने गए पंच और सचिवगण करते हैं। भारत की कालगणना जो है वो बहुत शास्त्रोक्त विधि से की गई, बल्कि कई बार अंग्रेजी कैलेंडर फेल हो जाता है, भारत की कालगणना फेल नहीं होती, क्योंकि उसके पीछे एक पूरा विज्ञान है। ग्रहों की स्थिति है, किस ग्रह की क्या गति है, कितने डिग्री से कौन सा ग्रह घूमता है, ये सारा कहीं ना कहीं दर्ज है और उसके आधार पर गणना होती है। इसलिए हम जानते हैं कि आज यदि कुंभ हुआ है तो 12 साल बाद किस तिथि को ये कुंभ मेला प्रारंभ होगा। धन्य देव धन्य धरा, धन्य है अमृत जल यहाँ, धन्य भक्त धन्य ये वक्त, धन्य है सब कुछ यहाँ। उदासीन और निर्मल अखाड़े पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म के अंश देखने के बाद आप निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति के एक अनूठे अध्याय से और गहराई के साथ परिचित हुए होंगे। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट विशेष साक्षात्कार की ओर। इसमें हम आपको मिलवाते हैं देश दुनिया के मशहूर कलाकारों, साहित्यकारों, पत्रकारों और साथ ही विभिन्न क्षेत्रों की प्रसिद्ध शख्सियतों से। तो आज की शख्सियत है प्रख्यात पत्रकार और लेखक पद्मश्री जवाहरलाल कौल। कौल साहब उन पत्रकारों में से हैं जिन्होंने पूरी साफगोई के साथ धरातल से रिपोर्टिंग करके पत्रकारिता में एक मिसाल कायम की। जवाहरलाल कौल ने राम जन्मभूमि और मंडल आंदोलनों को विस्तार से कवर किया। विशेष साक्षात्कार के सेगमेंट में आज देखिए उनसे हुई बातचीत के कुछ अंश। जब आपने कश्मीर से ये तय किया कि आप पत्रकार बनने दिल्ली आएंगे, तब आपको परिवार में या किसी ने आसपास लोगों ने कहा होगा कि भाई यहाँ अच्छी खासी नौकरी है, टीचर हो, और उसके बाद जा रहे हो, क्योंकि पत्रकारिता उस समय ग्लैमर भी नहीं था, उस समय बहुत पैसा भी शायद नहीं था, और पत्रकारिता को ऐसा कोई बहुत इस तरह से शायद नहीं देखा जाता कि बड़ी प्रतिष्ठित फील्ड है, या किस तरह का क्या नज़रिया था उस समय लोगों का? आप ठीक कह रहे हैं कि उस ज़माने में पत्रकारिता को ग्लैमर से नहीं जोड़ा जाता था। साधारण पत्रकार एक साधारण क्लार्क से ज़्यादा नहीं कमाता था, बल्कि कभी ऐसे बहुत से स्तर थे जहां क्लर्क ज़्यादा कमा सकता था। इसलिए पत्रकारिता में कोई आकर्षण नहीं था, उस तरह का आकर्षण, आर्थिक आकर्षण नहीं था। अपनी इच्छा से, आकांक्षा से आदमी अगर पत्रकार बनना चाहता था तो इसलिए कि उसे लगता था कि इस एक माध्यम है, ये एक मीडियम है जिसके ज़रिए वो कुछ देश के लिए या समाज के लिए या उस वर्ग के लिए जहाँ जिसका वो जहाँ उनसे जन्म हुआ है उसके लिए कुछ कर सके। इसके माध्यम से उसे लगता था कि वो अपनी बात बिना बेखटके बिना किसी डर के कह सकता है, बोल सकता है। ये सब बातें अगर आपके मन में हैं, आपके मन में थी तभी आप पत्रकारिता अपने घर के माहौल को छोड़कर दूर दराज के इलाकों में पत्रकारिता करने की इच्छा रखते थे। यही मेरे साथ भी था। ऐसा नहीं है कि कश्मीर में रहकर मैं पत्रकारिता से मेरा कोई संबंध नहीं था। मेरे परिवार में पढ़ने लिखने वाले लोगों की एक श्रृंखला थी और पत्रिकाएँ तो आती थी।
हमने एक संस्था भी शुरू की थी जिसमें हिंदी, उर्दू, पंजाबी, डोगरी, ये सब के लेखक, कवि मिलते थे और अपने रचनाओं का आदान प्रदान करते थे, उनके बारे में चर्चा करते थे। तो एक पत्रिका भी हम निकालते थे। कुल मिलाकर इस इच्छा तो पहले से थी और संबंध भी जो देश के दूसरी जगहों से लेखक लोग कश्मीर आते थे, उनसे मुलाकात हम करते थे, उनकी बैठकें किया करते थे, तो संबंध भी थे। इसलिए भी ये इच्छा मन में थी, ये विश्वास मन में था कि अगर मैं यहाँ से निकल गया तो मैं वापस खाली हाथ नहीं आऊँगा। मैं और यही ऐसा हुआ जब मेरे एक मित्र ने मुझे दिल्ली बुलाया और दिल्ली बुलाकर मुझे एक समाचार एजेंसी में एक ट्रेनी के रूप में। लेकिन परिवार में मैं फिर जानना चाहता हूँ, परिवार में परिवार क्या रिएक्शन हुआ? मेरे परिवार में मैं उस वक्त मैं शादीशुदा था और मेरे बच्चे का बाप भी था। लेकिन परिवार बड़ा था, मेरे पिता भी थे और मेरे बड़े भाई थे, छोटे भाई भी थे। तो एक उस परिवार में वो कठिनाई से तो जीना था ही, लेकिन इतना संभव था कि मेरे बिना भी वो मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, उनका लालन पालन हो सकता है। इसलिए ये मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है कि अगर आप ये बात मेरी पत्नी से पूछे हो तो वो कोई दूसरी बात कहे, वो ये कह सकती है कि मेरे लिए कष्ट और त्रासदी की बात रही हो, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर मुझे अपनी आकांक्षाओं के हिसाब से अपना व्यवसाय चुनना था तो मुझे कुछ न ऐसा करना ही था। पद्मश्री जवाहरलाल कौल की बातचीत से यकीनन आपको गहरी दृष्टि मिली होगी। अब बढ़ते हैं संस्कृति संवाद के आखिरी सेगमेंट मेरा गांव मेरी धरोहर की तरफ, जिसमें हम आपका परिचय करवाते हैं भारत के किसी एक गांव की विशिष्ट लोक कला और वहां की परंपरा से। गौरतलब है कि मेरा गांव मेरी धरोहर भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग का एक अहम हिस्सा है। इस पहल के तहत देश के सारे गांव का दस्तावेजीकरण किया जा रहा है। तो आइए आज हम आपको लिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश के जंजैहली गांव में। जंजैहली गांव ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ ये गांव शहर के शोर शराबे से दूर बसी ये खूबसूरत घाटी एक अलग दुनिया जैसी प्रतीत होती है। गांव में लगभग 292 घर मौजूद हैं और यहाँ की कुल आबादी 1172 है। जंजैहली गांव में स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल की स्थापना सन 1914 में हुई थी। जंजैहली गांव में एक सिविल अस्पताल गांव और आसपास के क्षेत्र के लोगों को चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवा रहा है। यहाँ बोली जाने वाली मुख्य भाषाएं पहाड़ी, हिंदी और मंडियाली है। जंजैहली गांव के लोगों का मुख्य पेशा कृषि, पशुपालन और दुकानदारी है। पर्यटन से होने वाली आमदनी से भी आमजन को आजीविका उपलब्ध होती है। जंजैहली गांव के लगभग 90% घर पक्के बने हुए हैं। बिजली, स्वच्छ जल, रसोई गैस और शौचालय की सुविधा गांव के प्रत्येक घर में उपलब्ध है। यहाँ के किसान मुख्य रूप से सेब, आलू, मटर, गोभी और मक्का की खेती करते हैं। जंजैहली गांव में प्रत्येक वर्ष जून के महीने में 3 दिनों के लिए जंजैहली टूरिज्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। उत्सव में लोकगीत, लोक नृत्य प्रदर्शित किया जाता है। इस फेस्टिवल में देश के अलग अलग कोनों से लोग भाग लेने पहुंचते हैं। शिकारी देवी मंदिर
जनजहली गांव से लगभग 18 किलोमीटर दूर मंडी जिले की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी पर स्थित है। मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर की स्थापना पांडवों द्वारा की गई थी। जनजहली गांव से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तुंगासी महादेव मंदिर एक पहाड़ी चोटी पर बना हुआ है। यहाँ तक पहुँचने के लिए 2 किलोमीटर लंबा ट्रैक करना पड़ता है। बेला नारायण मंदिर, भीमशिला जनजहली गांव में स्थित अन्य दर्शनीय और धार्मिक स्थल हैं। जनजहली गांव कई देशी और विदेशी पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ आपको प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ आध्यात्मिक शांति का भी अनुभव होता है। उम्मीद करते हैं कि संस्कृति संवाद का हमारा आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। संस्कृति संवाद कैसे और बेहतर हो सकता है, इसके लिए आप अपने सजेशंस हमें ज़रूर भेजें। आप अपने सुझाव इस ईमेल आईडी पे हमें भेज सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी प्रसार भारती के इसी मंच पर IGNCA के विशेष कार्यक्रम संस्कृति संवाद के साथ, जहां हम फिर बात करेंगे भारत की इंद्रधनुषी संस्कृति की। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए और आप सब अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। नमस्कार।